गांव के बाहर वो छोटा सा खेत जहां दूर दूर तक कोई पेड़ छाया देने को नहीं। आसमान भट्टी सा तप रहा है। धरती से गर्म हवा की लपटें उठती हैं। दोपहर की धूप मानो आग बरसा रही थी। रेत सी सूखी मिट्टी के हर कण पर सूरज का दहकता हथौड़ा पड़ रहा था। ऐसे ही समय जब इंसान तो क्या पक्षी भी पर नहीं मारते, रामू फावड़ा उठाए खेत में जूझ रहा था, जैसे उसकी सांसें ही मिट्टी से बंधी हो। धुएं सा पसीना रामू के माथे से टप टप गिरता है। कपड़े पसीने से चिपक कर मिट्टी से सने हैं। फावड़ा मिट्टी में धंसता, उठता और फिर धंसता है। रामू स्वयं से फावड़े को पल भर रोकते हुए कहता है, हो लगता है सूरज आज दुगनी आग लिए होगा, पर ठहर जा मेरे प्यारे खेत, यही तपन कल की हरियाली बननी है। धरती माँ तू मेरी मेहनत यूं ही खाली नहीं जाने देगी। वो हथेली की अंजुली बनाकर माथे का पसीना पोंछता है। झटके से गर्दन उठाकर दूर दूर तक सूनी पगडंडियों को देखता है। आंखों में सुकून कम पर भरोसा पूरा। ये वही भरोसा है जो रामू को रोज गांव के बच्चों से पहले जगाता और सूरज ढलने के बाद भी जगाता रहता। खेत को चीरते हुए उसके हर फावड़े की चोट एक अनसुना गीत गाती। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अचानक पास की मेड़ पर से दो नन्हे से साए दौड़ते दिखाई देते हैं। मुन्ना और गुड़िया, हाथों में पीतल का लोटा और भीगा सा पुराना गमछा लहरा रहा है। मुन्ना खिलखिलाते हुए कहता है, बाबू देखो अम्मा ने ठंडा पानी भेजा है और कहती है शाम नहीं तो कम से कम टोपी तो पहन लो। रामू अपनी थकी आंखों में चमक लाकर जवाब देता है, अरे मेरे शेर, हाओ पानी दे दो। और तुम गुड़िया जरा ये गमछा मेरे कंधे पर रख दो। गुड़िया छोटे छोटे कदमों से पास आती है, गमछा रामू के कंधे पर फैलाती है और फिर मासूमियत से कहती है, बाबू इतना धूप पे काम मत करो, खेल के बाद हम सब थक जाते हैं, पर तुम तो दिन भर। रामू एक गंभीर पर सराहना भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है, बेटिया जब तक ये मिट्टी प्यासी है बाबू को पानी पिलाना पड़ेगा, तभी तो कल तुम्हारी किताबें और तुम्हारे खिलौने खरीद पाएंगे। बच्चे लौट जाते हैं। रामू एक घूंट पानी पीकर याद करता है कल रात सेठ गिरधारी लाल की कड़क आवाज, कर्ज, ब्याज, धमकी। उसकी भुजाएं अनायास और मजबूती से फावड़ा थाम लेती। उफ, कृपा भी कैसी विडंबना है। खेत को पानी चाहिए पर कुएं की मोटर जली पड़ी है। बच्चों को दूध चाहिए पर कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा है। फिर भी रामू की आंखों में एक दुर्जय चमक है, मानो कह रही हो तेरी चाल भारी सही, मेरी जिद उससे ज्यादा भारी। रामू मिट्टी में सरसों के छिलके मिला रहा है, बीज उछालता है, उंगलियों से मिट्टी समतल करता है। वो घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को थपथपाते हुए स्वयं से कहता है, हम माँ कहा करती थी धरती माँ को दुलार दो तो वो तुम्हें गोद में ले लेती है। ले माँ ये रहा तेरा दुलार, मेरे बच्चों का उजाला तेरे ही आंचल से निकलेगा। ठीक उसी घड़ी तेज हवा का झोंका आता है। धूल भले उड़ती है पर सूखी मेड़ पर लगे टहनियों वाले नीम के पत्ते फड़फड़ाकर जैसे आशीर्वाद बुदबुदाते हैं। कहीं दूर से कोई चरवाहा बांसुरी पर धीमा राग छेड़ता है। सुर उसकी उम्मीद को और पक्का कर देता है। रामू विनती सी भजन गुनगुनाता है, जिसका अर्थ है, मालिक मेहनत में तू ही बसता है। कृपा के फूल वही खिलते हैं जहाँ पसीने की नमी पड़ी हो। जैसे जैसे दोपहर अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, मिट्टी की गोद और रामू के इरादे बराबर तप रहे। दूर आसमान में धूल भरी लहरों के पार कहीं बादलों का हल्का सा रेखा चित्र टूटता जुड़ता दिखता है, शायद बरसात के वादे का पहला हस्ताक्षर। रामू अनजाने ही मुस्कुरा पड़ता है। फावड़ा फिर उठाता है और अगले मेड़ की ओर बढ़ता है। उसके पैरों के नीचे की धरती झुलसी सही, पर वो हर चोट पर मुस्कुराती है। कदाचित वो जानती है ईमान से बोया बीज
अंततः सोने सी फसल लेकर ही उगेगा। दृश्य धीरे धीरे फीका पड़ता है। सूरज का रौद्र पीला रंग अब केसरिया छटा में बदलने लगा है, मानो दिन की कठोर परीक्षा अपने उत्तर लिख चुकी है। दूसरे दिन सुबह होते ही रामू अपनी बांस की भारी टोकरी सिर पर उठाए पैदल चलकर शहर की मंडी पहुंचा। बाजार अभी ठीक से खुला भी नहीं था, पर बेचने वालों की भीड़ पहले से लगी थी। हर किसी की आंखों में मुनाफे की भूख और जबान पर मीठी चालाकी। भीड़ भाड़ है चारों तरफ, चारों ओर सब्जी के ठेले, ग्राहकों की आवाजाही, नाप तौल की आवाजें और सब्जी वालों के चिल्लाने की आवाज। रामू एक कोने में बोरा बिछाकर अपनी सब्जियां सजाता है। टमाटर, पालक, बैंगन और भिंडी सब साफ, ताजी और सुव्यवस्थित। रामू धीमे स्वर में अपने आप से कहता है, सब्जी भले कम हो पर ग्राहक को भरोसा मिलना चाहिए। छूटे तराजू से पेट भर सकता है मगर चैन नहीं आता। वो तराजू साफ करता है मानो ईमानदारी की पूजा कर रहा हो। पास के दुकानदार व्यंग से देखते हैं। एक सब्जी वाला हंसते हुए दूसरों से कहता है, देखो भाई रामू को अब भी वही घिसा पिटा तराजू और वही सच बोलने की आदत, ऐसे कहाँ चलेगा। दूसरा सब्जी वाला भी कहता है, अरे यहाँ तो मुनाफा कमाने के लिए ग्राहक को मूर्ख बनाना पड़ता है। आधा किलो बोलो, पाव तोलो और ग्राहक को हंसी में विदा करो। रामू उनकी बातें सुनता है पर जवाब नहीं देता। वो जानता है कि जवाब जुबान से नहीं काम से देना है। उसकी आंखें बस आने जाने वालों को गौर से देख रही थी। शायद कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जो सब्जी नहीं भरोसा खरीदने आया हो। एक बुजुर्ग ग्राहक आता है, कपड़ों से सीधे गांव से आया लगता है। वो आकर कहता है, भैया पालक ताजी लग रही है, कितना दे रहे हो। रामू सादगी से जवाब देता है, 20 रुपए सेर बाबूजी, पर ये आज सुबह ही खेत से तोड़ कर लाया हूँ, देख लीजिए पत्ते टूटेंगे नहीं। ग्राहक पालक छूकर देखता है और मुस्कुराता है। पास ही खड़े दूसरे दुकानदार की ओर इशारा करता है, ओ धर वाला तो 15 में दे रहा है। रामू शांति से जवाब देता है, वो भी ठीक हो सकता है बाबूजी, पर मैं घटिया नहीं बेचता और ना तौल में कटौती करता हूँ। आप देख ले, मन हो तो ले जाइए, नहीं तो दुआ दे जाइए। बुजुर्ग ग्राहक थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, भैया तेरे चेहरे पर भरोसा दिखता है, दे दो सेर। ईमानदारी की सब्जी से ही घर का स्वाद बनता है। रामू मुस्कुराता है और तौलने लगता है। तौलते समय थोड़ी सी सब्जी और भी ऊपर रख देता है। ग्राहक कहता है, अरे ये ज्यादा क्यों। रामू जवाब देता है, बाबूजी तौल भी नहीं, दिल में थोड़ा ज्यादा रखता हूँ। जहाँ एक और लोग ग्राहकों को गुमराह करने में व्यस्त थे, वहीं रामू अपने सत्य, अपनी मेहनत और अपने विश्वास को रोज दिन में कुछ घंटों के लिए सड़क पर रख देता था। बिकने के लिए नहीं, बटने के लिए। उसकी कमाई कम थी पर उसका आत्मसम्मान बहुत ऊंचा था। सब्जी वालों के लिए वो एक बेवकूफ था, पर अपने बच्चों के लिए वो एक नायक था। दोपहर की गर्मी फिर से बढ़ने लगती है। ग्राहक कम हो रहे। रामू अपनी कुछ बची हुई सब्जियां समेट रहा है। रामू नहीं जानता, लेकिन उसकी ईमानदारी आज एक अनजानी आंख से देखी जा रही है। एक ऐसी आंख जो भविष्य बदल सकती है, क्योंकि किस्मत देर से आती है, लेकिन जब आती है तो जीवन का रास्ता पलट जाती है। दिन की गर्मी और बाजार की भीड़ से थका हुआ रामू जब घर लौटा तो टोकरी में कुछ ही सब्जियां बची थी और जेब में गिनती के 10 5 के नोट।
बच्चों के चेहरे पर भूख थी, सीमा की आंखों में चिंता, पर रामू की मुस्कान फिर भी जिंदा थी, जैसे टूटे हुए छप्पर में भी कोई दिया जलता रह जाए। रामू घर में प्रवेश करता है। बच्चे दौड़कर गले लगते हैं। सीमा पानी का गिलास बढ़ाती है। चारों ओर अंधेरा और चुप्पी है, बस दिए की मध्यम रोशनी कांप रही। पुन्ना धीरे से कहता है, बाबू आज दूध नहीं आया। रामू उसका सर सहलाते हुए जवाब देता है, नहीं बेटा, कल जरूर लाऊंगा। आज सब्जी कम बिकी, पर चलो अम्मा की खिचड़ी तो तैयार है ना। सीमा कहती है, रामू आज फिर गिरधारी लाल का आदमी आया था, कह रहा था कि अगर इस हफ्ते ब्याज नहीं चुकाया तो बैल छीन लेगा। रामू गहरी सांस लेकर जवाब देता है, हम बैल नहीं देंगे, चाहे जान चली जाए, पर बच्चों की रोटी के लिए जो कमाते हैं वो कैसे छीनने दें। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। सब चौंक जाते हैं। सीमा घबराकर बच्चों को पास बिठा लेती है। रामू उठकर दरवाजा खोलता है। सामने सेठ गिरधारी लाल अपने 2 गुर्गों के साथ खड़ा है, हाथ में हिसाब की किताब और चेहरे पर घमंड। क्यों रे रामू, अब भी नहीं समझा? ब्याज का ब्याज बढ़ रहा है और तू यहाँ आराम से दिए के सामने बैठा। सेठ जी, मैं चोर नहीं हूँ, रोज मेहनत करता हूँ। अगले हफ्ते पूरा पैसा दे दूंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। ईमानदार लोग अगर पैसे चुकाते होते तो मैं अमीर क्यों बनता? चल, खेत का बैल कल से मेरा हुआ, और वो पिछली वाली जमीन अब वो भी मेरी। रामू के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। बच्चों की आंखों में डर है। सीमा चुप है, पर उसकी आंखें नम है। सेठ जी, आप सब छीन लीजिए, पर बच्चों की भूख मत छीनिए। ये बैल नहीं, मेरी रीढ़ है। ये खेत नहीं, मेरी रगे है। जुबान मत लड़ाओ रामू, 2 दिन का वक्त देता हूँ, नहीं तो खुद आकर सब उठा ले जाऊंगा। सेठ मुड़ता है और अपने गुर्गों के साथ चला जाता है। दरवाजा जोर से बंद होता है। कमरे में गहरी असहाय खामोशी फैल जाती है। सीमा धीरे से कहती है, रामू, कभी कभी लगता है कि तुम्हारी ईमानदारी ही हमारा दुर्भाग्य बन गई है। सीमा, झूठ बोलकर भले 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पर बच्चों को आंख मिलाने की हिम्मत नहीं रहेगी। मैं गरीब रह लूंगा, झूठा नहीं बनूंगा। सीमा रामू का हाथ थाम लेती है। दिए की लौ जरा और भड़कती है, जैसे सत्य ने फिर से हिम्मत का आंचल फैलाया। कभी कभी लगता है जैसे रामू की जिंदगी एक लंबी परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें हर उत्तर का दाम आंसुओं और पसीने से चुकाना पड़ता है, पर उसकी रीढ़ में अब भी एक सीधी रेखा है जो न झुकती है और न टूटती है। उस रात जब पूरा गांव सोया पड़ा था, रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान को निहार रहा था। एक टूटा तारा गिरा और रामू ने आंखें बंद कर मन ही मन कुछ मांगा। शायद एक दिन जब उसकी ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा खजाना बन जाए। कभी कभी ईश्वर खुद मानव का रूप लेकर जमीन पर उतर आता है, और कभी कोई राजा अपनी प्रजा की असली दशा देखने के लिए राजमहलों के वस्त्र त्याग कर साधारण कपड़े पहन लेता है। उस सुबह जब गांव फिर से अपने रोजमर्रा की भाग दौड़ में लग चुका था, एक अनजान साधारण आदमी एक पुराने झोले के साथ गांव की पगडंडी पर उतर रहा था, पर उसकी चाल में गरिमा थी, उसकी आंखों में निरीक्षण की आग थी। वो कोई और नहीं, स्वयं राजा हरि सिंह था, जो भेष बदल कर निकले थे। राजा चलते हुए आसपास के खेतों और घरों को देखते, कहीं भूखे बच्चे, कहीं झुकी हुई कब्रें, कहीं बोझ से थके किसान। वो धीरे धीरे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते और पास से आती आवाजों को सुनते। रामू का हाल सुना, गिरधारी लाल उसकी जमीन तक ले लेना चाहता है। उस बेचारे की ईमानदारी ही अब बोझ बन गई है। हाँ, पर रामू जैसा आदमी भी अब कहाँ बचा है।
हमने देखा है वो आधा किलो सब्जी में भी एक पत्ता ज्यादा ही देता है। राजा हरी सिंह की बोहें तन जाती है, उनका मन विचलित होता है। अगर मेरे राज्य में मेहनत और सत्य ही शोषण का कारण बन जाए तो ये शासन नहीं, अन्याय है। राजा उठते हैं और शहर की ओर जाने वाली उस पगडंडी पर बढ़ते हैं जहां से रामू सब्जी लेकर रोज बाजार जाता है। कुछ दूरी पर उन्हें रामू दिखता है, सिर पर वही बांस की भारी टोकरी, थकी चाल पर दृढ़ पैर। राजा पास आकर साथ में चलने लगते हैं और एक साधारण स्वर में उससे पूछते हैं, भैया जरा साथ ले चलोगे? मैं नया हूँ इस इलाके में, बाजार तक जाना है। रामू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्यों नहीं, चलिए, रास्ता अकेले कटता भी नहीं। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। राजा उसकी चाल, उसकी सांसों की थकावट और उसके चेहरे की ईमानदारी को पढ़ रहा है। भैया इतनी बड़ी टोकरी रोज ढोते हो, कोई ठेला क्यों नहीं ले लेते? ठेला भी पैसे मांगता है बाबू, और कर्जदार आदमी जब तक सांस से ज्यादा ब्याज भर रहा हो तब तक उसका कंधा ही उसका सबसे सस्ता साथी होता है। कर्ज किससे? गांव का सेठ गिरधारी लाल। बच्चे भूखे थे तब कुछ उधार लिया था, अब हर हफ्ते उसकी बातें सुननी पड़ती है। पर क्या करें, मेहनत के अलावा कोई और रास्ता आता ही नहीं पर। राजा भीतर से हिल जाते हैं। वो एक ऐसे राज्य के राजा है जहाँ सत्यवान किसान भूख और कर्ज में डूब रहा है और बेईमान लोग ऐश कर रहे हैं। रामू की बातें सीधे उनके अंतरात्मा में उतरती, मानो किसी मंदिर में सच्चाई की घंटियां बज रही हो। दोनों अब मंडी पहुंच चुके हैं। रामू फिर से अपनी जगह पर बैठकर सब्जियां सजाने लगता है और राजा पास ही खड़े हो जाते हैं। बाबूजी, आप कुछ सब्जी लेना चाहेंगे? आप पहले ग्राहक हैं जो सुबह की हवा के साथ आए हैं। राजा जवाब देते हैं, तुम्हारी सब्जी तो ताजा है ही, पर तुम्हारा मन और भी ताजा है रामू भाई, कल फिर आऊंगा। राजा मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। रामू समझ नहीं पाता कि ये कोई आम ग्राहक नहीं था, ये वो नजरिया था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रामू को अभी पता नहीं, लेकिन अगले दिन जब फिर सूरज उगेगा तो उसके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। कभी कभी एक भेष में आया अजनबी हमारी सच्चाई की कहानी सुनकर हमें वहां पहुंचा देता है जहां सपने भी जाने से डरते, क्योंकि ईमानदारी जब किसी राजा की आंखों में उतर जाए तो इतिहास लिख जाती है। कुछ सच्चाइयां इतनी प्रभावशाली होती है कि उनका असर राजा के सिंहासन तक जा पहुंचता है। रामू की ईमानदारी और संघर्ष ने राजा हरी सिंह के भीतर के इंसान को जगा दिया था। उस रात राजा सो नहीं पाए। उन्हें लगता रहा, अगर मेरा शासन उस किसान को न्याय नहीं दे सकता जो सत्य की लाठी पर चल रहा है, तो मेरा ताज व्यर्थ है। सुबह दरबार सजा हुआ है, राजकाज चल रहा है। कई सरदार, मंत्री और सेवक खड़े हैं। राजा सिंहासन पर है, पर चेहरा गंभीर है। आज का दरबार आम नहीं है। आज मैं एक आम आदमी को सम्मान देने जा रहा, ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे याद दिलाया कि राजधर्म क्या होता है। आज रामू सब्जी वाले को दरबार में बुलाया जाए। दरबार में हलचल होती है। कुछ मंत्री चौंकते हैं, कई दरबारी फुसफुसाने लगते हैं। एक दरबारी धीरे से कहता है, सब्जी वाला राज दरबार में? दूसरा दरबारी कहता है, जरूर कोई विशेष बात होगी, राजा कभी यूं ही किसी को नहीं बुलाते। बाहर से रामू साधारण कपड़ों में दरबार में लाया जाता है। वो घबराया हुआ है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्यों बुलाया गया है। वो गर्दन झुकाकर कहता है, राजन, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, ना कभी राजमहल देखा, ना ऐसा सम्मान। राजा हरी सिंह स्नेहपूर्ण स्वर में उससे कहते हैं, रामू, तू छोटा नहीं है, तू बड़ा है। अपने कर्म से, अपने सत्य से मैं तेरी ईमानदारी का साक्षी बना हूँ।
और तेरी मेहनत की तपिश मेरी आत्मा तक पहुंची है। राजा एक सिपाही को इशारा करते हैं। सेठ गिरधारी लाल को दरबार में लाया जाता है। उसके चेहरे पर अहंकार अब चिंता में बदल चुका है। सेठ गिरधारी लाल, तुमने रामू जैसे सच्चे नागरिक को कर्ज के नाम पर शोषित किया, उसके खेत और बैल छीनने की धमकी दी। क्या यही तुम्हारा व्यापार धर्म है? राजा, मैं तो बस सूद लेता हूँ, नियम के अनुसार। नियम वही जो न्याय के साथ चले। रामू का कर्ज आज से माफ किया जाता है। उसका खेत, बैल और घर अब राज्य की सुरक्षा में है। दरबार तालियों से गूंज उठता है। रामू, तेरी सच्चाई ही तेरा धन है। मैं तुझे राज्य की नई कृषि मंडी समिति का मुखिया नियुक्त करता हूँ। तेरी राय से अब इस राज्य में हर किसान को उचित दाम और सम्मान मिलेगा। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कांपती आवाज में कहता है, महाराज, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खेत की मिट्टी मुझे राजमहल तक पहुंचा देगी। यह सब आपकी ही कृपा नहीं, बल्कि मेरी मां समान धरती का आशीर्वाद है। उस दिन न केवल रामू की जिंदगी बदली, बल्कि राज्य की दिशा भी। अब ईमानदारी मजाक नहीं, मिसाल बनी। राजा हरि सिंह ने वो किया जो हर शासक को करना चाहिए, सत्य की पहचान और उसका सम्मान। रामू अब भी सब्जी उगाता है, पर अब उसके पास ठेला भी है, मंडी भी है और सबसे बड़ा, अपने बच्चों के सपने को पूरा करने की आजादी भी। सूरज हर दिन उगता है, लेकिन कुछ सुबह केवल उजाला नहीं, आशा लेकर आती है। रामू की जिंदगी में अब एक ऐसा ही सवेरा है जो उसकी थकी हथेलियों में सम्मान, बच्चों की आंखों में स्वप्न और उसके खेत में हरियाली बो रहा था। खेत में हरियाली लहरा रही है। रामू अब एक साफ कपड़े पे, कंधे पर हल्का गमछा डाले हुए खेत के किनारे खड़ा है। पास में एक छोटा सा ट्रॉली वाला ठेला रखा है जिसे राज्य ने भेंट किया है। सीमा बच्चों को टिफिन देकर स्कूल भेज रही है। रामू हंसते हुए कहता है, मुन्ना गुड़िया, आज स्कूल में मास्टर साहब से कहना हम बाबू तुम्हें सब किताबें दिलवाएगा, और वो भी नए कवर वाली। बाबू, आज मैं कविता सुनाऊंगी, ईमानदार किसान, धरती का मान। वो कविता जो गुड़िया के होठों पर थी अब गांव की नसों में बहने लगी थी। गांव के चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। वही कुछ किसान रामू से आकर मिलते हैं। पहले जो उस पर हंसते थे, अब उसके शब्दों को मंत्र समझते हैं। रामू भैया, हमने तो समझा था कि ईमानदारी पेट नहीं भरती, पर तूने तो सच को ही ताज दिला दिया। भैया, सच हमेशा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो समय भी उसके सामने झुकता है। गांव के लोग उसकी पीठ थपथपाते हैं। कुछ नौजवान उसकी खेती के तरीके पूछते हैं। सीमा खेत के किनारे बैठी है। उसके हाथों में टोकरी है जिसमें पहली तोड़ी गई ताजी पालक रखी है। रामू पास आता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं बिना शब्दों के। याद है रामू, जब इन पत्तों को बेचने के लिए तू तपती धूप में घंटों पैदल चला करता था? हाँ, और तब तू एक बार बोली थी, किसी दिन तेरी मेहनत का रंग जरूर चढ़ेगा। आज वही रंग हमारे बच्चों की आंखों में दिख रहा है। सीमा की आंखों से दो आंसू गिरते हैं। वे आंसू हार के नहीं, संकल्प की जीत के हैं। रामू अब भी वही था, सीधा, सच्चा और मिट्टी से जुड़ा। पर अब उसकी पीठ झुकी नहीं रहती थी। उसका ठेला अकेला नहीं चलता था, और सबसे बढ़कर अब जब वो अपनी टोपी पहनकर बाजार जाता था तो लोग उसे केवल सब्जी वाला नहीं, ईमान का व्यापारी कहते थे। वो सुबह जिसमें उसका बच्चा स्कूल जा रहा था, वो दोपहर जिसमें उसका खेत लहरा रहा था, और वो शाम जिसमें उसके घर के बाहर कोई कर्जदार नहीं खड़ा था, वही रामू की असली जीत थी। क्योंकि सच की जड़ें भले गहरी होती है, पर जब उस पे विश्वास का पानी दिया जाए तो वो जीवन का सबसे मीठा फल देती है।